गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 7 साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन उसको सीख रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से थियरी के टॉपिक को सीख लिया, जिसमें अलग अलग 6 थियरी, जो महत्वपूर्ण 6 थियरियाँ थी, उनको मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे याद भी कर लिया होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 7 तक के व्यवहारों को हमने पूरा कर लिया है। आज हम लोग 8 से लेकर 12 तक के व्यवहार को पूरा करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा और हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ खुशी की बात ये भी है कि हमारा पार्ट 1 अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, अकाउंट के सभी पाठों के वीडियो, सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल आप मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th कॉमर्स अकाउंट उसमें भी देख सकते हैं, और चैप्टर 1 और 4 के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट में कॉलम बनाया है, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखा करिए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, समय न वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 311, 8वें व्यवहार नंबर 8वें से लेकर 12वें तक हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। 8वां व्यवहार, विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी दायित्व और साझेदारों की लोन चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 रहती है। साझेदार ए, बी और सी के लाभ हानि का प्रमाण 5:3:2 है। उसके निपटारे की प्रविष्टि लिखिए। सब कुछ करने के बाद अगर संपत्ति की वृद्धि रहती है, तो आपको याद होगा मैंने थियरी में आपको समझाया था कि सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा, उसके बाद तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाया जाएगा, साझेदार का लोन चुकाया जाएगा, और उसके बाद भी अगर बचता है तो वसूली खाते का लाभ कहलाता है। उसे साझेदार अपने लाभ हानि के प्रमाण में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो ये वही है कि क्या लिखा हुआ है, सब कुछ करने के बाद सभी दायित्व और साझेदार के लोन को चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 है। सब कुछ करने के बाद 1,20,000 बचता है, तो वसूली खाते का लाभ कहलाएगा, जिसे साझेदार का नाम दिया हुआ है ABC। उनके बीच में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। तो रोजनामचा कुछ इस तरह से होगा, वसूली खाते उधार, वसूली खाते उधार 1,20,000 ए के पूंजी खाते का, बी के पूंजी खाते का और सी के पूंजी खाते का। 1,20,000 को कौन से अनुपात में बांटना है? उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटना है, और लाभ हानि का अनुपात दिया है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। जब हम इसको बांटेंगे तो 60,000, 12 36,000 और 12 24,000, 60,000, 36,000 और 24,000 तीनों के हिस्सा आएगा। विवरण तो हमें लिखना नहीं है। 9वां, पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख से बताया गया है, वही कीमत ही मिलता है। तो एकदम इजी है। यंत्र 2 लाख से बताया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे? यंत्र का खाता बंद करेंगे। यंत्र क्या है? हमारे लिए संपत्ति है, जो हमेशा उधार होता है। खाता बंद करते समय क्या होगा? जमा होगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा? ए, 9वें का ए, वसूली खाते उधार यंत्र खाते का, वसूली खाते उधार यंत्र खाते का। कितना कितना वसूली खाते उधार यंत्र खाते का? कितना कितना? तो कितना है यंत्र की कीमत? तो 2 लाख। तो वसूली खाते उधार यंत्र खाते का 2 लाख, 2 लाख। और बी क्या हुआ है? उसका वही कीमत जितना ही मिलता है। मिलता है मतलब रोकड़ आएगा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाते का, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाते का। कितना? तो वही कीमत जितना ही मिलता है, मतलब 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद 10वां, कोई एक साझेदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां, 11वां, 12वां तीनों को ध्यान से देखिएगा। कोई एक साझेदार पेढ़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके बदले में उसे प्रारश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाने का निश्चय किया। पेढ़ी ने उसे 12,000 चुका भी दिया। अब यहाँ पे कितने लोग 2 रोजनामचा भी लिखते हैं और कितने लोग सिंगल रोजनामचा भी लिखते हैं? तो हम सिंगल रोजनामचा में ही इसको सीख जाएंगे। सबसे पहले पेढ़ी के विसर्जन की जवाबदारी जब कोई साझेदार चुकाना स्वीकार करता है, तो विसर्जन तो पहले से वही में है नहीं, तो उसको बंद करने की प्रविष्टि नहीं लिखनी है। तो अगर कोई जवाबदारी, कोई दायित्व को चुकाना कोई साझेदार स्वीकार करता है, तो साझेदार कौन हुआ? देने वाला हुआ। तो रोजनामचा क्या बनना चाहिए? वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का।
तो अभी भी वही होगा, लेकिन साथ ही साथ पेढ़ी ने भी उस साझेदार को कुछ रकम चुका दिया है। इसका मतलब कि वो जो जिम्मेदारी है उसका दो लोग चुका रहे हैं, पेढ़ी भी चुका रही है और साझेदार भी चुका रहा है। तो वसूली खाता उधार कुल जिम्मेदारी जितनी है उतना लिख देंगे, साझेदार के पूंजी खाते का उसके हिस्से में जो आया वो, और वसूली खाते का या रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का लिख सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ए नहीं, एक ही रोजनामचा हम लोग लिखने वाले हैं। तो वसूली खाता उधार, पेढ़ी की जिम्मेदारी कितनी है? तो पेढ़ी की जिम्मेदारी है 20,000, तो वसूली खाता उधार 20,000 सबसे पहले हमने लिख दिया। अगर सिर्फ साझेदार चुकाना स्वीकार करता है दोस्तों, हम लोग क्या लिखते हैं? वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का 20,000। अगर पेढ़ी रोककर चुकाती तो क्या लिखते हैं? वसूली खाता उधार रोककर ऑब्लिक बैंक खाते का। और बस, तो आप समझ ही गए होंगे आप, साझेदार भी चुका रहा है लेकिन साझेदार 20,000 चुकाने का निश्चय किया। अगर आगे कुछ नहीं लिखा होता तो खाली क्या होता? वसूली खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते का। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि पेढ़ी ने उसको 12,000 चुका दिया है, यानी उसको चुका दिया है मतलब एक तरह से विसर्जन खर्च का ही पेढ़ी ने 12,000 चुकाया है। मतलब साझेदार के हिस्से में कितना आया है? अभी 8,000 ही आया है। तो साझेदार के पूंजी खाते का और पेढ़ी ने चुकाया है तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। कितना कितना? तो पेढ़ी ने कितना चुका दिया है? 12,000 चुका दिया है, तो रोकड़ जाता है रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का 12,000। तो बचा कितना? 20 में से 12 पेढ़ी ने चुका दिया है, यानी साझेदार के हिस्से में कितना आया? 8,000। ऐसे तो साझेदार के हिस्से में पूरा 20,000 था, लेकिन पेढ़ी ने उसे 12,000 चुका दिया है, तो अब उसके हिस्से में रियल रूप में कितना आया? 8,000 आया। अगर आप अलग अलग दो रोजनामचा लिखते तो कुछ इस तरह से आता, वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का पूरा 20,000, और फिर साझेदार के पूंजी खाता उधार रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का 12,000, क्योंकि पेढ़ी ने तो साझेदार को चुकाया। लेकिन उस दो में क्या होता है कि दूसरे में वसूली खाते का नाम नहीं आता, तो फिर आप कंफ्यूज होते। उससे अच्छा सिंगल एक है कि वसूली खाता उधार 20,000 कुल जिम्मेदारी, उसमें से पेढ़ी ने चुकाया है रोकड़ 12,000 और बाकी का साझेदार के पूंजी खाते का 8,000। तो इस तरह से ये हमारा 10वां व्यवहार पूरा हो गया। 11वां भी महत्वपूर्ण है, उसको देखिए ध्यान से। पेढ़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000, लेनदार 60,000 है। एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता है। अब इतना देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो बहुत कुछ दिया हुआ है। बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, दो अलग अलग चीज दी हुई है, देनदार दिया हुआ है और लेनदार। देनदार हमारे लिए संपत्ति है और लेनदार हमारे लिए दायित्व है। साझेदार क्या करता है? देनदार को ले लेता है और लेनदार को चुकाना स्वीकार करता है। यानी कुल मिलाकर इस व्यवहार में 4 रोजनामचा आएगा बारी बारी से, A B C D। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे आसान क्या है कि आप देनदार और लेनदार का खाता तो बंद कर ही सकते हैं, वो तो सिंपल है ना। हम एकदम सिंपल वे में जाएंगे, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले देनदार हमारे लिए क्या है? देनदार हमारे लिए संपत्ति है जो हमेशा उधार होता है। आज खाता बंद करना है तो आज क्या होगा? जमा होगा। तो देनदार का खाता बंद करने का रोजनामचा क्या होगा? वसूली खाता उधार देनदार खाते का। कितना? तो कितना है देनदार? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद जिस तरह से हमने देनदार का खाता बंद किया ठीक उसी तरह से लेनदार का भी बंद करेंगे। तो ठीक उसका उल्टा, क्योंकि देनदार हमारे लिए संपत्ति है और लेनदार क्या है? दायित्व है। उसका बंद करने का रोजनामचा क्या होगा? लेनदार खाता उधार। लेनदार रोज जमा होता है, आज खाता बंद करना है तो क्या होगा? उधार वसूली खाते का। आपने सीखा ही हुआ है, संपत्ति का खाता बंद करने पर वसूली खाता उधार संपत्ति खाते का, दायित्व का खाता बंद करने पर दायित्व खाता उधार वसूली खाते का। बस वही है। कितना कितना? 60,000, 60,000। तो आसानी से हमने दो रोजनामचा लिख लिया। अब हम बारी बारी से निकाल करते हैं, यानी ए वाला जो है उसके लिए हम सी लिखने जा रहे हैं। तो ये पक्का हो गया कि ए के लिए जब हम सी लिखने जा रहे हैं तो यहाँ वसूली उधार है, तो सी वाले में वसूली क्या होगा? जमा होगा। अगर ए वाले के लिए हम सी लिख रहे हैं, यानी हम देनदार का निकाल करने जा रहे हैं, निपटारा करने जा रहे हैं, तो ए वाले में वसूली उधार है तो सी वाले में वसूली क्या होगा? जमा होगा। तो उधार क्या होगा? या रोकड़ उधार होगा। अगर कोई साझेदार ले जाता है तो साझेदार के पूंजी खाते उधार होगा। तो यहाँ पे लिखा ही है कि एक साझेदार 20% कम कीमत पर देनदार को ले जाता है। तो ले जाता है तो साझेदार लेने वाला है, साझेदार के पूंजी खाते उधार, पूंजी या चालू खाते उधार। और वसूली खाते का
कितने प्रतिशत कम कीमत पर ले जाता है? 20% कम कीमत पर ले जाता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1,20,000 माइनस 20%, 1,20,000 माइनस 20%, तो ये आएगा 96,000। और नहीं तो फिर 1,20,000 का 20% निकालिएगा, पहले 24,000 आएगा और फिर आप उसको माइनस करेंगे तो 96,000 होगा। और लेनदार को चुकाने का स्वीकार करता है, देनदार को ले जाता है और लेनदार को चुकाता है। कितना चुकाता है तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब पूरा का पूरा चुकाता है। तो ये जो लेनदार को चुकाता है वो बी वाले का जो रोजनामचा है उसके बदले हम डी लिख रहे हैं। तो बी वाले में वसूली जमा है, तो ये पक्का हो गया कि डी वाले में वसूली क्या होगा? उधार होगा। तो जमा क्या होगा? अगर हमने रोककर चुकाया होता तो रोककर ऑब्लिक बैंक जमा होता, लेकिन यहाँ पे साझेदार चुकाता है तो साझेदार के पूंजी खाते जमा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डी के लिए वसूली खाते उधार, साझेदार के पूंजी खाते का। कितना चुकाता है तो कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि लेनदार को चुकाता है। तो सिर्फ लिखा है चुकाता है, मतलब कि कुछ नहीं उल्लेख है, तो पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा 60,000 60,000। अब एक 12वां और लास्ट, तो देखिए 12वां लास्ट, आर बी और आई साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2:1 के प्रमाण में होता है। आरबीआई का अनुपात क्या है? आरबीआई क्या है? साझेदार है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में समझ लीजिएगा। आर बी और आई ये पीढ़ी के साझेदार हैं, उनके बीच लाभ हानि का अनुपात कितना है? 3:2:1। निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। पहला है सामान्य अनामत, दूसरा है लाभ हानि खाते की उधार बाकी और तीसरा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। ऐसा तो हम पार्ट 4 में भी सीख चुके हैं। अनामतों को बांटना है, बांटकर हमें कहाँ ले जाना होता है? पूंजी या चालू खाते ले जाना होता है। तो सबसे पहला क्या है? अनामत फंड। इसकी कौन सी बाकी है तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब कौन सी बाकी होती है? इसकी जमा बाकी। तो हम उल्टा करेंगे बंद करते समय, अनामत फंड जमा है तो हम क्या करेंगे? अनामत फंड को उधार, तो अनामत फंड खाते उधार, और साझेदार कौन कौन है? आरबीआई, आर के पूंजी खाते उधार, सॉरी आर के पूंजी खाते जमा, बी के पूंजी खाते का और आई के पूंजी खाते का। तो अनामत फंड कितना दिया हुआ है? तो अनामत फंड दिया हुआ है 18,000। तो 18,000 को उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे। लाभ हानि का प्रमाण 3:2:1 है, यानी 3/6, 9,000, 6,000 और 3,000। उसके बाद दूसरा, लाभ हानि की उधार बाकी दी हुई है। तो लाभ हानि की उधार बाकी दी है तो खाता बंद करते समय उल्टा होगा। लाभ हानि उधार दिया तो लाभ हानि क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा और साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार हो जाएगा। तो आर के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार, आई के पूंजी खाते उधार और लाभ हानि खाते का। कितना है लाभ हानि की उधार बाकी? 12,000। तो 12,000 जमा में, 12,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 6,000, 4,000, 2,000। उसके बाद तीसरा है दोस्तों कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। उसमें भी कुछ कोष्टक में कुछ नहीं लिखा है, मतलब जमा बाकी कितना है? 18,000। रकम भी सेम टू सेम अनामत फंड के जैसा ही है, रोजनामचा भी सेम टू सेम अनामत फंड की तरह ही होगा। तो तीसरा रोजनामचा क्या होगा दोस्तों? मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार 18,000 और आर के पूंजी खाते का या चालू खाते का, बी के पूंजी या चालू खाते का, आई के पूंजी या चालू खाते का वही रकम आएगा 9,000, 6,000, 3,000। तो इस तरह से दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 के व्यवहार नंबर 8 से 12 तक जो थोड़े विशिष्ट थे वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसकी तरह उदाहरण नंबर 1 में जो भी आपका व्यवहार बाकी रह गया होगा उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 7 और साथ ही साथ अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो गया। आपके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो अकाउंट और स्टेट के लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।